वेलकम टू ऑल, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके जो नोट्स हैं इसके नीचे, इसी लेक्चर में नीचे लिंक दी रखी है, उसमें आपको मिल जाएंगे। ये हमारे के स्टूडेंट उनके द्वारा बनाए गए नोट्स है, तो मैंने कहा क्यों ना उसको डायरेक्ट पढ़ा दें। हालांकि कुछ लाइंस एनसीईआरटी की मिसिंग है, उनको भी अपन इसमें कवर कर लेंगे। ओके, नाउ सी। तो हम जानते हैं कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में हमने कई बार पढ़ रखा है। सेल डिवीजन में हम जानते हैं कि दो तरह का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो हम जनरल चर्चा कर लेते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस में क्या होता है, एक सिंगल सेल, तो ये पेरेंट सेल है, इट फॉर्म हाउ मेनी टू डॉटर सेल्स। ओके, हाँ। तो आप दिमाग में हमारे क्वेश्चन ये आता है कि कोई कोई व्यक्ति है, उसके पास 2 एकड़ जमीन है, उसके 2 बेटे हैं, कितना बांटना चाहिए उसको भाई? 1-1 एकड़। बांट कितना रहा है? 2-2 एकड़। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? उसका सिंपल सा आंसर ये है कि हो सकता है जमीन को बांटने से पहले उसने जमीन खरीद ली होगी, इसलिए बांट दिया। ओके, दैट मीन्स बिफोर द सेल डिवीजन वी हैव टू डिस्कस अबाउट सेल साइकिल। ओके, नाउ तो इसमें सेल साइकिल में क्या होता है, 2 फेज होते हैं। एक होता है इंटरफेज, जिसमें कि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 95% से भी ज़्यादा। इसका मतलब रेस्ट ऑफ द टाइम एम फेज में जाएगा, यानी कि 5% से भी कम। ओके, तो इंटरफेज में 3 सब फेजेस होती हैं, G1, S और G2। इनका डिस्कस हम डिटेल में आगे करेंगे। ओके, ह्यूमन सेल की हम बात करें तो ह्यूमन सेल में 24 आवर्स लगते हैं। ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं। इस तरह ईस्ट का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का है। 24 में से 23 आवर्स जो है वो लगते हैं कहाँ पर? इंटरफेज में। ओके, और 1 आवर कहाँ लगता है? ये आपको लगता है एम फेज में। ओके, 1 घंटे में एम फेज कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं किसके बारे में? सेल साइकिल कैसे होती है, ये हम इसकी अवधारणा देख लेते हैं। ओके, नाउ सी। तो सेल साइकिल में कंसेप्ट क्या है कि ये पूरा का पूरा क्या है, सेल साइकिल दिख रहा है आपको। ओके, यहाँ पे ये यहाँ से लेके ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, यहाँ तक का, ये पूरा आता है किसमें? इंटरफेज में। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं या इसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है रेस्टिंग फेज क्यों बोला जाता है? बेसिकली क्या है, डिवीजन तो यहाँ होता है, जैसे यहाँ सेल है और सेल डिवाइड होकर के यहाँ पे बना लेंगे, कितने सेल बना लिए उन्होंने? 2 सेल बना लिया। ओके, लेकिन डिवीजन से पहले सेल के लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं। वो तैयारियां कहाँ होती हैं? इंटरफेज में। ओके, कहाँ होती है? इंटरफेज में। इसमें 3 सब फेजेस हैं। G1 जिसे कहते हैं फर्स्ट गैप फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि माइटोसिस के बाद हो रहा है। अब चलिए देख लेते हैं। ये है G1, ये कौन सा है भाई? S फेज। ये कौन सा है? G2 फेज। ये आपके 3 फेज हो गए, G1, S, G2। ये होगा माइटोसिस। माइटोसिस में 2 पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ओके, नाउ सी। इंटरफेज में जीवन में क्या होता है? जीवन में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिक डुप्लीकेट्स तो कहाँ होते हैं? जीवन में। अब ये लाइन आपको कहाँ मिलेगी? ये लाइन आपको एनसीईआरटी की समरी में दे रखी है, स्टार्टिंग में नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि हम सीधे एस पे चलते हैं। एस में क्या होगा? सिंथेसिस, सिंथेटिक फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। डीएनए डबल हो जाता है। देखिए डीएनए यहाँ पे इस तरीके से, एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए हैं? 2 डीएनए। ओके, तो डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज में। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंथेटिक फेज। हिस्टोन प्रोटीन्स वो भी यही बनती हैं। सेंट्रियोल इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी कहाँ होता है? एस फेज में ही होता है। लेकिन सेल के किस जगह में? सेंट्रियोल। मैं आपको बता दूँ कि ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के पास में यहीं पे पड़े रहते हैं इस तरीके से। इनका डुप्लीकेशन भी कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्मिक की। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसकी स्टार लगा देते हैं। ओके, नाउ इसके अलावा क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन वो भी यही होता है। ओके, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन भी यही होता है। ओके, तो ये इनका भी डुप्लीकेशन या डबलिंग यही हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या? तो ये जो G2 है ना, G2 में किसका होगा? तो बड़े बड़े लोग हैं ना, बाद में आते हैं बड़े बड़े लोग हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, इनका डुप्लीकेशन बाद में होगा। इसके साथ ही ट्यूबुलिन प्रोटीन, इस पर स्टार लगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ डुप्लीकेट होती है? G2 फेज में। ओके, एंड देन RNA प्रोटीन ग्रोथ तो हमेशा होती रहती है। ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ।
साइटोप्लाज्म बढ़ता जाता है। तो ग्रोथ तो हर एक जगह होगी, जीवन में भी होगी। देखिए आरएनए प्रोटीन ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो ये कंटिन्यूस चलती रहती है। ओके, फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ पे क्या होगा कि सेल है और सेल जाके एम फेज। एम फेज में क्या होगा, जिसको बोलते हैं एक्चुअल डिविजनल फेज। क्योंकि डिवीजन तो यही होता है, मोस्ट डायमेटिक फेज, इसी को बोलते हैं एम फेज को। अब इसमें देखा जाए मोस्ट डायमेटिक फेज में क्या क्या होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। देखिए सेल में दो चीज़ें होती है, न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस को हम डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का डिवीजन कहलाता है साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ दो फेज होगी, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड देन काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो ये कैरियोकाइनेसिस में तमाम सारी फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ये है आपका सेल साइकिल। जीवन कहाँ देखा अपन ने, एम फेज और सिंथेटिक फेज के बीच में जीवन है, ठीक है। एस फेज में हम देखा सिंथेसिस हो रही है। तो डीएनए के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो एंजाइम है, जो प्रोटीन्स हैं, वो तो कहाँ बन जाएंगी, जीवन में। तो ये इसके बाद G2 में आएंगी, तो अपन देख ही लिया है उस तरीके से पूरा सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमने क्या देखा कि तो सेल की ग्रोथ कंटिन्यूस होती रहती है, ग्रोथ यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी। दूसरा एस्पेक्ट हमने क्या देखा है यहाँ पे, दूसरा एस्पेक्ट हमने ये देखा है कि डीएनए की सिंथेसिस होती है एंड इवेंचुअली द सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट। दिस इज व्हाट वी हैव सेल साइकिल। अब ये क्या है कि ये प्रोसेस जेनेटिकली कंट्रोल होती है। कैसी होती है ये, जेनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स है। इस यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स ये है कि इसमें बहुत सारी प्रोटीन पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत सारे चेक पॉइंट्स आते हैं। आप चेक पॉइंट चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चेक पॉइंट्स है, सेल ये भी मतलब पूरा डिफाइन करती है, कोई भी चीज़ गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट है G1 और S के बीच में, उसका नाम रख दिया G1X चेक पॉइंट। ओके, और दूसरा जो चेक पॉइंट्स है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, G2S के बीच, G2 और S के बीच में। ओके, तीसरा चेक पॉइंट जो है उसको कहते हैं MPF है मैच्योरेटिंग प्रमोटिंग फैक्टर। मतलब यहाँ तक सेल पूरी इनफ मैच्योर्ड दैट कैन गो फॉर सेल डिवीजन। तो लिखा है मैच्योरेशन, क्या लिखा है, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, जिसमें कि आपका साइक्लिंग कुछ प्रोटीन्स होती हैं, साइक्लिंग एंड CDC2, तो ये प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है, ये आगे चर्चा कर लेंगे। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो फेज है इंटरफेज, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का फेज जो है ये पूरा, इसमें क्या है, तैयारियाँ हो रही हैं। तो सेल यहाँ पर रेस्ट नहीं करती। रेस्ट का मतलब क्या है, दिखता नहीं है कि यहाँ सेल डिवीजन हो रहा है, इसलिए लोग कहते हैं कि ये सेल रेस्ट कर रही है, जबकि सेल रेस्ट नहीं करती है। एम को बोलते हैं ड्रामेटिक फेज, एक्चुअल डिवीजन फेज, यही डिवीजन होता है। तो ये फेज तो बहुत ही कम है, 1 घंटे में ही हो जाती है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है किसमें, इंटरफेज में। ओके, तो ये आपका हो गया सेल साइकिल के बारे में। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है G0 फेज। ये क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि G1S जो है, इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स, मेजर चेक पॉइंट्स बोला जाता है। ये कैसे डिफाइन करता है कि सेल आगे जानी है या नहीं जानी है, ये डिपेंड करता है सेल की साइज, उसका न्यूट्रिशन। यदि साइज प्रॉपर है, न्यूट्रिशन तो आगे जाएगी, और साइज कम है और न्यूट्रिशन कम है, तो सेल क्या होगी, इस G1 को एग्जिट कर देगी, इट विल एग्जिट टू द G1 एंड देन कहाँ पहुँच जाएगी, इसको G0 फेज। और G0 फेज क्या बोलते हैं हम, क्विसेंट सेंटर। ओके, और इसी को बोलते हैं, ये कैसी फेज है, ये इनएक्टिव स्टेज है। कौन सी स्टेज है, ये इनएक्टिव स्टेज है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है। धांसू क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव और वैसे इनएक्टिव स्टेज होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोलिफरेशन नहीं होता। प्रोलिफरेशन मतलब कोई डिवीजन, ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो G0 के बारे में आगे और चर्चा कर लेंगे। ये आपका हो गया G0 का। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल के। देखिए यहाँ किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है कि आपका 2 फेज में बताए थे आपको, कौन कौन सी, इंटरफेज या उसके रेस्टिंग फेज, सबसे ज़्यादा टाइम 95%। ये उसी तरीके से जैसे शादी होती है ना, शादी की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और M4
माइटोटिक डिवीजन है, फिर मैरिज में टाइम तो बहुत कम लगता है, एक दिन में जयमाला प्रोग्राम, यस ओके, फोटो खींचो निकल लो, तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है, कितना 5% से भी कम एम फेज, ड्रामेटिक फेज, एक्चुअल डिवीजन फेज। ओके, तो रेस्ट में देखा हमने G1 S G2 तीन थे। फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं या पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं। एस को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज, जहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम का, क्रोमेटिड का, ओके, सेंट्रल डुप्लीकेशन। G2 में इसमें ग्रोथ कंटिन्यूस होती रहती है, सेकेंड गैप फेज और प्री माइटोटिक फेज। यहाँ हम आए तो इसमें दो एस्पेक्ट हैं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियन मीन्स डिवीजन और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, ओके, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कैरियन में ये स्टेजेस हैं P, M, A, T, इनको हालांकि हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है, प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल तरीके से होती है और एनिमल में सेंट्रीपीटल। अभी अपने दिमाग में आप केवल टर्म याद रख सकते हो तो रखिए, नहीं तो आगे डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे। ओके, अब सेल साइकिल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सेल साइकिल को डिफाइन करने के लिए क्या है, हमने देखा कि प्रोसेस इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, ओके, एंड देन फाइनली क्या होता है इसमें, फाइनली सेल डिवाइड हो जाती है एंड देन फॉर्म द न्यू सेल्स। ओके, कैसी है ये, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स, कैसी है, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। ओके, और नेक्स्ट क्या है, जेनेटिकली कंट्रोल होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। CD साइक्लिंग ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कंट्रोल बाय द सेल साइकिल, ये सब है। MPF मतलब नेचुरेशन मोमेंटिंग फैक्टर। G0 के बारे में बात की थी, क्या इसमें सेल डिवीजन होता है, इसमें क्यों जीवन में सेल जा, उसका कारण क्या है, यदि सेल साइज प्रॉपर कम है या न्यूट्रिशन कम है तब वो देन इट विल एग्जिट टू G0 फेज, सॉरी G1 फेज। ओके, और ये कैसी स्टेज है, ये है इनएक्टिव स्टेज है, कैसी स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज है, लेकिन मेटाबॉलिकली कैसी है, लेकिन मेटाबॉलिकली देखिए एक्टिव है, ये इतने स्टार लगा सकते हैं यहाँ पे, मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट डू नॉट प्रोलिफरेट। इसमें क्या है कि कुछ सेल जो हैं, जैसे एडल्ट की हम बात करें, अगर सेल G0 में सेल डिवीजन में नहीं जा रही तो वो G0 में चली जाएगी। तो यहाँ पे एक काम और हो सकता है, डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और इसमें स्पेसिफिक फंक्शन होगा। कैसे, जैसे कि हार्ट सेल्स हैं, नर्व सेल है, स्पेसिफाई होगी, स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक है और फंक्शन भी स्पेसिफिक, तो वो सेल भी G0 के थ्रू डिफरेंशिएशन में जाएंगी। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे कि ये अपने देख रहे हैं रूट है, रूट में यहाँ ये मेटाबॉलिक मेरिस्टेमेटिक रीजन है, यहाँ की सेल जो हैं जिसे कहते हैं राम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मीन्स द सेल इज गोइंग फॉर डिवीजन एंड डिवीजन। इसकी पीछे की साइड में कुछ सेल्स होती हैं, वो सेल किस स्टेज में रहती है, G0 में। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर ये सेल डैमेज हो गई किसी भी कारण से, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी हो, उसमें करते कई सारी लाइंस में लोग लगे रहते हैं, जैसे कि ये पहली लाइन सैनिक खड़े हुए हैं, दूसरी लाइन में सैनिक खड़े हुए हैं, ये लड़ने जाएंगे, ये निपट जाएंगे, तब पीछे दूसरी लाइन के सैनिक आगे आते हैं। तो इस तरीके से जब ये सेल डैमेज हो जाती है या लॉस्ट हो जाती हैं, तब G0 वाली सेल्स जो है फिर से घूम करके G0 से कहाँ जाएंगी, G1 में, S देन G2 में, और सेल डिवीजन करके रहेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो सेल इंजरी हो जाए, डेड हो जाए, G0 सेल गोइंग फॉर सेल डिवीजन। जब तक इनसे नहीं कहा जाए तब तक ये सेल डिवीजन में नहीं जाती है। ओके, अब ये आगे डिफरेंशिएशन में किस तरीके से हार्ट सेल, नर्व सेल G0 के थ्रू ही जाते हैं। अब डीएनए कंटेंट की बात कर लें, तो यहाँ पर डीएनए कंटेंट्स की हम बात करते हैं तो G1, S और G2, ये हम माइटोसिस के लिए बात कर रहे हैं, ये मियोसिस के लिए बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे G1 में कितना रहता है, 2C रहता है, S में कितना रहता है, 4C। 4C क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ डीएनए क्या हो गया है, डबल हो गया है। ओके, और G2 में कितना रहता है, 4C, ये देखा है 4C। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2C और 2C, तो इस तरीके से आपका पूरा हो जाता है। मियोसिस में क्या होता है, G1, S, G2, ओके, एंड देन यहाँ पे क्या है, 4C रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस में पहले दो स्टेज होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में कितनी सेल बनती है, 2 सेल बन जाती है। फिर मियोसिस 2 में अगेन इससे भी 2 बनेंगी और इससे भी 2 बनेंगी, इसलिए टोटल 4 सेल्स बनती हैं।
ये पूरा हो गया मियोसिस। तो इसमें क्या है, हर एक लेवल पर डीएनए कंटेंट कम हो जाएगा। 4C से कितना हो जाएगा यहाँ पे 2C, आगे कितना हो जाएगा C, ये। ओके, अगर हम बात करें क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में क्या होता है, जीवन में कितना रहता है 2n। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूँ कि सेल में ये इस तरीके से यहाँ पे रहता है क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर है और ये है आपका एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड है। ओके, तो जब डिवीजन होता है तो ये ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे एनाफेज में। और फिर ये अब इनको बोलेंगे हम डॉटर क्रोमोसोम्स, या ठीक है डॉटर क्रोमोसोम्स बोलेंगे इनको। अभी इसको बोल रहे थे क्रोमेटिड, क्या बोल रहे थे इसको, क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं भाई, 2 क्रोमेटिड होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये बन गए डॉटर क्रोमोसोम। अब क्या होता है यहाँ, जैसे कि एक सेल, ये 2 सेल बन गई, ये वाली सेल आएगी तो यहाँ पे तो इसी तरीके से रहेगा, है ना। और एक चीज़ आपको बताते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर जो डीएनए है ना, एक क्रोमेटिड में एक डीएनए होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक डीएनए और यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए ऐसे। इसका मतलब एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए और 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा रहा। अब यहाँ पे क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए डबल हो जाता है एस में, जैसा कि हमने देखा है। इसमें क्रोमेटिड इस तरीके से हो जाएगा, एक नया क्रोमेटिड जुड़ जाएगा क्रोमोसोम में, ठीक है, हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, हम देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए ये डीएनए आ रहा है इसके अंदर, इधर। तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, यहाँ एक सिंगल क्रोमेटिड था, यहाँ पे कितने हो गए 2 क्रोमेटिड, लेकिन क्रोमोसोम तो एक ही है ना, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर 2n ही रहेगा, इसको 4n नहीं कह सकते। ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कितना रखना है 2n। तो यहाँ पे भी 2n, यहाँ पे भी 2n, यहाँ पे भी कितना रहता है 2n, यहाँ पे भी कितना रहता है 2n। जैसे ही माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड होती है 2 में, 2n, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, माइटोसिस में 2n 2n रहता है, 2n 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 और 2n एंड देन 2n। मियोसिस में क्या है, ये तो कॉमन रहेंगे आपके इस तरीके से, ठीक है। G1 में 2n, S में 2n, G2 में 2n। यहाँ पे क्या होता है, 2n से फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन है, फर्स्ट जो मियोसिस है, उसमें 2n से कितना हो जाता है n, कितना हो जाता है 2n से n हो जाता है। और फिर जो सेकेंड मियोसिस है ना, उसको इक्वल टू माइटोसिस मानते हैं, क्या मानते हैं, इक्वल टू माइटोसिस। तो इसमें n से n ही बनता है, 2n से n n। अब मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आगे क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस जगह 2n है, क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहे हैं, n मतलब क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और C मतलब कंटेंट ऑफ डीएनए, C मतलब क्या हो गया, डीएनए कंटेंट, C मतलब कंटेंट, ठीक है। इसमें नापते हैं इसको पिकोग्राम में, ओके। 2C 4C, यहाँ पर 2C 4C 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 2C 2C, यहाँ पे भी 2C 4C 4C, ये कॉमन ही है, चाहे इधर समझ लें क्या समझिए। इसके बाद यहाँ पे जो 4C है ना, आधा आधा करना है, यहाँ पे 2C एंड देन C, यहाँ पे चूंकि एक ही बार होता है तो C, ये आपको पता होना चाहिए। n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। C मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कंटेंट ऑफ डीएनए, ओके, कंटेंट ऑफ डीएनए की हम चर्चा कर रहे हैं। इतना आप याद करिए, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू।